देखिए आपका प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य बताया जा रहा था, तो ये दो तीन धाराएं कठिन है, इसमें शक नहीं है। आपका ये बताया गया था कि ये मैं पूछा भी गया था सेक्शन 61 कि दस्तावेजों की अंतर्गत को कैसे साबित किया जाएगा, तो या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक, और मार देगा दोनों, माने दे देगा, तो क्या मार कर आना है दोनों। धारा 62 में प्राथमिक साक्ष्य परिभाषित है, वो याद रखना है। और धारा 63 में द्वितीयक साक्ष्य कितने प्रकार के साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य माना गया, और पांचों में क्लास वाइज पढ़कर जाइएगा, और कल डिटेल में आपको बताया गया था, फिर दोबारा नहीं बताया। धारा 64 है भाई 64। धारा 64 ये कहती है कि एक तस्मिन पश्चात अपवादिक दशाओं के सिवाय दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी एविडेंस होता है वह बेस्ट एविडेंस होता है। अतः अगर किसी विषय पर प्राइमरी एविडेंस उपलब्ध है तो उसी को पेश पहले किया जाना चाहिए। और द्वितीयक साक्ष्य आप तभी पेश कर सकते हैं जब आप अपना मामला 65 के 7 कंडीशनों में से एक में सेट कर। फिर याद रखिए, फिर एक बार याद रखिए भाई, पहला ये दिखाना पड़ेगा कि हमारा साक्ष्य द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में आता है, यानी कि सेक्शन 63 में आता है। फिर दिखाना पड़ेगा कि धारा 65 में 7 कंडीशन में से एक कंडीशन विद्यमान है, अतः हमारा द्वितीयक साक्ष्य क्या कर लिया जाए, स्वीकार। इसी के साथ एविडेंस की धारा 104 भी पढ़ना, यूपीएफओ में आ चुका है। देखिए 104 इसी के साथ कोरिलेट करके पढ़ना है। अगर कोई तथ्य दूसरे तथ्य पर निर्भर करता है तो पहले दूसरा तथ्य साबित किया जाएगा और तब पहला तथ्य स्वीकार किया जाएगा, यानी कि द्वितीयक साक्ष्य इस तथ्य पर मैंने आपका निर्भर करता है कि क्या धारा 65 की 7 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन विद्यमान है। 104 सेक्शन कहता है कि पहले 7 में से आपका एक कंडीशन साबित करिए और तब आपका द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय क्या करेगा, स्वीकार। लेकिन इस नियम को न्यायालय शिथिल कर सकता है और धारा तुरंत एक और ऐड करना है, साक्ष्य की ग्राह्यता की धारा में खूब पूछा जाता है 136। तो 3-4 धाराएं जोड़कर पढ़ना, वैसे समय नहीं है 65 भाई बहुत डिटेल में पढ़ाने का। फिर आगे बढ़ा जब भाई आपका 65 एक की पूरक धारा 66 है, यानी कि सूचना देना। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि किसको सूचना दी जाएगी, दूसरे पक्षकार या उनके आपका अभिकर्ता को, कि दोनों। तो देखिए यहाँ से कम चांस रहता है, एक बार केवल एमपी बनाया। इसके बाद 65A और 65B, यहाँ से भी आपका इस समय क्वेश्चन बनता है। तो जो 65A और 65 इसको घर पर थोड़ा पढ़ लीजिए भाई 65 का, तो बहुत लंबा है और फंस जाएगा मामला। अगर समय मिलेगा तो आपको आगे हम बताएंगे, यानी कि अगर लास्ट में समय मिला तो 65 को डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी तो भाई आपका फ्री के लिए मुख्य पहलू ये है कि एक क्वेश्चन के लिए 10 क्वेश्चन से आगा नहीं जा सकता। देखिए आपका 65A 65B ये धाराएं भी आजकल पूछी जा रही हैं और हेडिंग जो इसकी दी गई है वह जरूर याद रखिएगा। देखिए क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान की धारा में किए गए हैं 65A, यानी कि आपका यही क्वेश्चन बनता है
कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विषय बन चुका है। अंडरलाइन करिए। विशेष प्रावधान की धारा में तो 65A मार्क कर आना है और 65B भी बना है। अब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता और यहाँ से क्लास वाइज क्वेश्चन बना है, उसको अंडरलाइन करिए। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता की धारा में दी गई है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? 65 का 65B नहीं धारा है। जो क्वेश्चन यहाँ बना है भाई एक बार क्लास वाइज बना है और वह क्लास वाइज लिख लीजिए। धारा 65B का क्लास 2 ये जरूर याद रहे कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साक्ष्य की ग्राह्यता की शर्तें कहाँ दी गई है? क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में। तो धारा 65B के किस क्लास में कंडीशन दी गई है ग्राह्यता की? तो इसको अंडरलाइन करिए बेरेट पर ही, बेरेट पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ग्राह्यता की शर्तें 2 बार ये क्वेश्चन आया। अब आइए कॉन्सेप्ट बनाइए तो अपने आप आपका 15 धारा निपट जाएगा। देखिए भाई आपका दस्तावेज कोई बनाया जाए, ये दस्तावेज है, पहले आप दस्तावेज बनाइए। दस्तावेज ए और बी संविदा करते हैं, मान लीजिए विक्रय विलेख है जो भी। ए और बी 2 पक्षकार हो गए और ए ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है या अंगूठा चिन्ह लगाया, और 2 ऐसे कम से कम व्यक्ति होते हैं जो ए को साइन करते हुए या अंगूठा चिन्ह लगाते हुए देखते हैं, तो वो बना लिया जाए सी तथा डी। फिर एक बार देखिए, पहले कंसेप्ट बना लीजिए, इसी पर 15 धारा चलेगी, इसी कंसेप्ट पर हमेशा। तो आपका अच्छे से कंसेप्ट बना लीजिए और इसी पर 10-12 धारा क्या करना है, क्या निपटा देना है। दस्तावेज 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसे दस्तावेज जिनमें गवाहों की अनिवार्यता हो। अब आइए, ए और बी ने कोई संविदा की और कानून ये कहता है कि ऐसी संविदा में 2 साक्षी होने चाहिए, तो गवाह हम कौन बना दिए? सी तथा डी। ये सी और डी क्या करेंगे? तो ए को हस्ताक्षर करते हुए या अंगूठा चिन्ह लगाते हुए देखेंगे, और या बी अंगूठा चिन्ह या हस्ताक्षर लगाता है तो बी को देखेंगे, लेकिन ए का ही लगवाया जाए। अब ध्यान से आपको लीगल भाषा में समझना है इस उदाहरण। ए ने जो साइन किया या अपना थंब लगाया, तो इसको कानूनी भाषा में कहेंगे कि ए ने उस दस्तावेज का वो एग्जीक्यूट किया है या निष्पादन किया है। अब ये ना कह दीजिएगा साइन किया है, कानूनी भाषा में क्या कहा जाएगा कि ए ने इस दस्तावेज को क्या किया है? निष्पादन। तो निष्पादक कौन है दस्तावेज का? ए, अर्थात जो दस्तावेज पर क्या किया है? साइन या अंकित। हमने सी डी को सामान्य भाषा में गवाह बनाया, लेकिन अब गवाह न कह के लीगल भाषा में याद रखना है इसको अटेस्टेड विटनेस या अनुप्रमाणक साक्षी। इसको भाई क्या कहा जाएगा? गवाह ना कहिएगा, अब क्या कहेंगे? अनुप्रमाणक साक्षी या अटेस्टेड विटनेस। अब समस्या ये है कि ये दस्तावेज निष्पादित किया गया था, अब कैसे साबित किया जाएगा? तो भाई पहला तो ये है कि आपका ए आए और कहे कि साइन हमारी है, या ए अगर मुकर जाए तो सी और डी आए और कहे कि हमारे सामने ही ए ने इस दस्तावेज का निष्पादन किया था, और सी डी मर जाए तब क्या होगा? सी डी मुकर जाए तब क्या होगा? यही नियम आपका अगली धाराओं में चलने हैं। इधर से जो क्वेश्चन बनता है वह क्वेश्चन आपका सेक्शन बता दिया जाए। एक क्वेश्चन बनता है धारा 68 से, दूसरा 70 से और तीसरा 73 से। 3 धारा याद रखिए हर हाल में। कौन कौन? 70 माने 62, इसके बाद कौन? 70 और इसके बाद 73।
लेकिन सभी धाराएं एक लाइन हम बता रहे हैं ताकि कंसेप्ट बना रहे हैं। देखिए इसी उदाहरण पर हमें चलना है और निकाल लीजिए धारा 67 और इस उदाहरण को हमेशा कवर किए रहिए। इसी उदाहरण पर अब ये सब धाराएं चलेंगी। देखिए क्या बता गया, जिस व्यक्ति के बारे में अभी कथित है उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या हस्तलेख साबित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन या इस कागज को ए ने लिखा, इस लेटर को ए ने लिखा, दस्तावेज को ए ने लिखा या ए ने ही साइन किया है या ए का ही अंगूठा चिन्ह है, इसको साबित किया जाएगा। कौन सी धारा कर है? 67। इसमें आपका सामान्य नियम है 67 ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है तो ये साबित किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरकर्ता का है। तो आपका कौन सी धारा? 67A। अगर ए नहीं इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर बैंकों में आजकल हो रहा है भाई, डिजिटल सिग्नेचर तो वाला है। इसके बाद 68 से क्वेश्चन बनता है, एक बिहारी सब पे भारी। जैसे प्रिया जी बैठे हैं और एक झांसी की रानी, सभी लोगों पर क्या पड़ गई? भारी। यानी कि इसमें कोई शक नहीं है, लगातार मैं इनको झांसी की रानी करता था और अंत में जाते जाते सब पे भारी पड़ी। और कई लोग जो कई बार इंटरव्यू दिए थे बहुत डर रहे थे। इंटरव्यू में बार बार कहा जा रहा था कि डरिए ना, डरेंगे तो वहाँ गलत जो हो जाएगा, खुलकर बोलिए जो होगा होगा और क्या। अरे भाई यहाँ तो होगा या नहीं होगा, यही तो होगा और क्या होगा, कौन आपकी जान ले लेता है आयोग। लेकिन फिर भी वो लोग जाकर डर गए। तो डरना नहीं भाई, एग्जाम में बिहार में भी जाइए तो निफिक्र होकर जाइए और जाकर क्वेश्चन करिए। ये नहीं कि अब सब ना मार दीजिएगा, जो रिस्क केवल 8-10 क्वेश्चन पर लीजिएगा, यानी कि संदेहास्पद 8-10 क्वेश्चन पर रिस्क लीजिए और ज्यादा पर नहीं। क्योंकि 1/4 माइनस मार्जिन है, तो 2 सही हो 8 गलत हो तो कटेगा। 1/4 नहीं तो है ना आपका, 1/4 है ना, 1/3 है, 1/4 दिया है भाई, 1.1/4। अब आगे देखिए आपका 68 से क्वेश्चन बनता है, सतर्क रहिए। अब तो यहाँ देखिए आपका पहले इसी नियम पर इसी उदाहरण पर चल रहा है, सब कुछ इसी उदाहरण पर इधर चलेगा। मान लीजिए आपका सी और डी 2 अनुप्रमाणक साक्षी है, तो सामान्य नियम यह है कि दोनों को बुलाया जाए। लेकिन मान लीजिए एक अनुप्रमाणक साक्षी आने में असमर्थ है, मर गया या अब उसका पागल हो गया या मर गया या बहुत दूर चला गया, तो क्या इनमें से अगर एक अनुप्रमाणक साक्षी आ जाए और ये न्यायालय में साक्ष्य दे कि ये ने हमारे सामने ही इस दस्तावेज को निष्पादित किया, साइन न कहिएगा, अब निष्पादित किया, तो क्या ये पर्याप्त होगा कि अपर्याप्त? तो एक बिहारी सब पे भारी, तो 3-4 धारा याद कर लेनी है। यानी कि किसी दस्तावेज को साबित करने के लिए कम से कम कितने अनुप्रमाणक साक्षी पर्याप्त होंगे? तो कितने? एक। कितने थे? 2। एक मिल नहीं सकता, मर गया, तो एक ही आ जाए तो काम चल जाएगा। तो कौन सी धारा में? सिक्किम यह झारखंड और बिहार बनाया है। कितने अनुप्रमाणक साक्षी? 1। अब इसी को आपका धारा 134 पर भी कोरिलेट कर लेना है और कल ही बताया गया धारा 91। धारा 134 एविडेंस की बताती है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए कम से कम कितने साक्षी? तो कोई साक्षियों की विशिष्ट संख्या अपेक्षित, यानी वाक्य देखते गए नहीं कि 1 2 3 मार दीजिएगा। और आपका 91 का स्पष्टीकरण 2 कल बताया गया कि अगर मूल कई प्रतियों में है तो कम से कम कितना प्रति पेश कर दी जाएगी तो काम चल जाएगा, पर्याप्त होगा। तो कल कितना बताया गया? 1। तो कहाँ दिया गया है? धारा 91 के स्पष्टीकरण किस में? तो ये भी झारखंड में आ चुका है।
यानी कि ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपीटेड हैं, गलत ना हो। फिर मैं बता दूं 61 में एक अनुप्रमाणक साक्षी, आपका 91 में कई प्रतियों में मूल है तो एक प्रति, और किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्षी, तो कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित। तीनों क्वेश्चन कई बार यूपीजे में तो 134 यूपी एपीओ में भी आया, यूपी जेपी हमें दोनों में आया यूपी में। इसके बाद आपका अगला धारा देखा जाए 69 बस इसी उदाहरण पर पकड़े रहिए भाई, आपका सी और डी। 69 ये कहती है कि न तो डी मिल पा रहा है और न ही सी, या तो ये चले गए बाहर, या मर गए, या अब साक्ष्य देने में समर्थ नहीं। तो क्या दस्तावेज का निष्पादन कैसे साबित किया जाएगा, अर्थात ये कैसे साबित किया जाएगा कि ए ने ही इस दस्तावेज को निष्पादित किया, यानी कि आसान भाषा में अंगूठा चिन्ह लगाया था या क्या किया था, आपका कह सकते हैं कि साइन किया। तो ऐसी दशा में जब कोई न रहे तो ध्यान से देखिए क्या होगा, अनुप्रमाणक साक्षी में से एक का साइन और आपका निष्पादक का साइन साबित करना पड़ेगा। ये मर गए हैं तब या नहीं मिल सकते तब, यानी कि हजूर जो दस्तावेज है इस पर एक ही साइन है और दो अनुप्रमाणक साक्षियों में से एक का साइन है, यानी कि अब साइन कैसे साबित किया जाएगा, इसके लिए 7-8 नियम है। और आपका मेंस में भी पूछा जा रहा है कि हस्तलेख को साबित करने के विभिन्न तरीकों का क्या करिए वर्णन। तो आगे एक जगह बताया जाएगा, 6-7 हम लिखवा देंगे कि हेड राइटिंग या साइन कैसे साबित किया जाएगा। तो आपका एक निष्पादक का साइन साबित कर दीजिए और एक किसका, प्रमाणक साक्षी किसी के हस्ताक्षर है। इसके बाद 69 के बाद आपका बनता है 70 अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। आप लोग खुद बताइए, अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार तो कौन दस्तावेज को इस उदाहरण में अनुप्रमाणित किया, नहीं निष्पादित कौन किया, ए, और प्रमाणित कौन किया, सी और डी। तो अगर जो निष्पादक है, निष्पादक का मतलब कि जो साइन किया है या जो लिखा है या जो अपना अंगूठा चिन्ह लगा है, अगर आपके न्यायालय में कह दे कि ये साइन मेरी ही है तो बताइए अब साबित किया जाएगा कि नहीं। अब क्या भाई, यही आकर कह रहा है कि ये साइन क्या है, मेरी, तो साबित करने की अब साइन की कोई आवश्यकता। फिर एक बार देखिए लीगल भाषा में धारा 70, यदि अनुप्रमाणक साक्षी स्वयं स्वीकार कर ले कि मैंने ही इस दस्तावेज का निष्पादन किया था, और तो ऐसी दशा में अब उसे प्रूव करने की कोई आवश्यकता, क्योंकि ये तो स्वयं स्वीकार कर रहा है। तो जब स्वयं स्वीकार कर रहा है तो क्या मतलब। अगला देखिए धारा आपका 71, जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है तब भाई अलग तरीका है आपका 72, ऐसे दस्तावेजों पर लागू होगी जिनका अनुप्रमाणित होना आवश्यक नहीं है। तो 70 देखिए भाई आपका 72 देखिए 70 देखिए, कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जिनका कि आपका अनुप्रमाणित होना आवश्यक नहीं, यानी कि ए साइन कर दे और बी है तो बी साइन कर दे। ये जो अनुप्रमाणक साक्षी सी तथा डी है इनकी कोई आवश्यकता नहीं, इनको हटा दीजिए। अब इन दस्तावेजों को कैसे साबित किया जाएगा, जिसमें कि केवल पक्षकारों की साइन है और प्रमाणक साक्षियों की आवश्यकता ही नहीं होती, तो किसी अन्य तरीके से यानी कि साबित करिए कि ये साइन किसकी है, एक ही, क्योंकि अनुप्रमाणक साक्षी तो है नहीं। ये पूछा कम जाता है, लेकिन 73 से क्वेश्चन अब बनता है, 73, 74, 75, फिर इधर से लगातार क्वेश्चन अब याद रखना है। यानी कि इधर की धाराएं आप 4-5 छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बता दूं धारा 68 याद रखिएगा,
70 याद रखिएगा स्वीकृति, कौन स्वीकार कर लिया? जो साइन किया। और आपका 70, उसके बाद 73 जरूर याद रखिए। देखिए 73 भाई पूछा जाता है, न्यायालय विशेषज्ञों का विशेषज्ञ होता है, ये किस धारा में वर्णित है? 73 बना लीजिए। न्यायालय एक्सपर्ट का भी एक्सपर्ट होता है, यानी कि न्यायालय विशेषज्ञों का विशेषज्ञ होता है। ये पहला नियम। दूसरा इसमें देखना है कि क्या न्यायालय स्वयं तुलना कर सकता है कि नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? कर सकता है। तो आइए एक उदाहरण देखा जाए, तब तुलना करवा दिया जाए। भाई एक उदाहरण पहले देखिए, तब डायरेक्ट हम पढ़ाएंगे, अभी नहीं। आपका उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक लड़का है और ये एपीयू का एग्जाम दिया और इसे लग रहा है कि आयोग ने जो हमारी कॉपी जांची है, ये इस कॉपी में हमें नंबर कम दिया है या कोई क्वेश्चन ही नहीं जाता। ऐसी दशा में होता क्या है, वह हाई कोर्ट में याचिका दायर करता है। हाई कोर्ट या तो याचिका खारिज कर देता है या आयोग को आदेशित करता है कि इस लड़के की कॉपी लाए। आयोग कॉपी लेकर पहुंचता है हाई कोर्ट। तत्पश्चात लड़का कहता है कि ये तो मेरी राइटिंग ही नहीं है, कॉपी ही बदल। तो अब क्या? तो या तो एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए, तो उसमें तो समय लगेगा। तो हाई कोर्ट विशेषज्ञों का विशेषज्ञ है और कहेगा कि पीछे की बेंच पर क्या करो, बैठो, ये पढ़ना लो और यही बातें क्या करो, लिखो। और लिखो तो पढ़ना। अब मैं खुद विशेषज्ञ हूँ, मैं खुद दोनों कॉपी क्या करूँगा, वो लिखावट और तुम्हारी कॉपी जो आई है मिलान कर लूँगा और मिला करके देख लूँगा कि तुम्हारी कॉपी है ठीक। बताइए क्या न्यायालय साइन, अंगुली चिन्ह या लिखावट स्वयं तुलना करके आपका जान सकता है? नहीं जान सकता है। ये कौन सी धारा है? 73। अब 73 तुलना की जाती है, तो किसके लिए 73 लागू होगी? तो याद रखना भाई, आपका 73 किन मामलों में लागू? केवल हाई कोर्ट नहीं, अन्य न्यायालय में। यह ना समझिएगा कि उदाहरण हाई कोर्ट का दिया गया तो केवल हाई कोर्ट। अब देखिए 73 भाई, हस्ताक्षर लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित है। तो आपका फिर लास्ट लाइन भी देख लेना है कि यह धारा किन्हीं आवश्यक उपांतरों के साथ अंगुली छापों को भी लागू होगी। तो न्यायालय किन किन मामलों में स्वयं तुलना कर सकता है और स्वयं जान सकता है कि इनकी साइन या चिन्ह है कि नहीं, ये पूछ सकता है। तो 73 किन मामलों में लागू होगी पूछ ले। देखिए आपका हस्ताक्षर के मामले में लागू होगी कि नहीं होगी। लिखावट या लेख या आपका राइटिंग के मामले में लागू होगी कि नहीं। और सील यानी कि सील मतलब मोहर, मोहर मतलब मुद्रा के मामले में लागू होगी कि नहीं। और फिंगरप्रिंट के मामले में लागू होगी। फिंगरप्रिंट वाला एकदम लास्ट में अटैच करिएगा, बैग पर चिन्ह बना लीजिए, एकदम लास्ट लाइन 73 की। और स्पष्ट कहा गया है यह धारा फिंगरप्रिंट के। अब दे देगा कब लागू नहीं होगी, ये भी दे सकता है। तो पैरों के क्या निशान में लागू होगी? नहीं होगी। तो पैरों के निशान की धारा में सुसंगत है 7। उत्तम बुद्धि का उदाहरण, पैरों के निशान की धारा में 7। तो भाई पढ़ाना बाकी है भाई, चलेगा अभी तो समय है। 73 अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत कब पूछा जाता है? 74 पब्लिक दस्तावेज, यहाँ से निश्चित क्वेश्चन आता है।